नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता में हम उसकी विशेषताओं को देख रहे हैं। विशेषताओं में हम लोग पहली विशेषता इसकी जो हम लोग देखे थे, इसका राजनीतिक जीवन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज वाला जो टॉपिक है हम लोग इसका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन से कुछ आगे हम लोग निकल के चलेंगे। जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि क्या मतलब कि ऋग्वेद में मतलब कि एक कबीलाई समाज था, जनजातीय समाज था, और उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते मतलब कि वंश पर आधारित होने लगा। तो यहाँ पर भी हम उसका समाज में वही हम चीज़ देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको हम चिन्हित करवाते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो जिससे मैं और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में। और सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो कबीलाई समाज था, यहाँ पर वो समाज वही मजबूत रहता है। मतलब कि ऋग्वेद में कबीलाई समाज ही आपको मिलेगा, यानी कि जनजातीय समाज मिलेगा। ये लोग अधिकतर मतलब कि अर्धघुमंतु थे, मतलब एक स्थान पर रुक के अपने मतलब कि समाज का मतलब निर्माण नहीं करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग अपना विचरण करते रहते थे। तो एक जनजातीय समाज था, पहला पॉइंट होगा ऋग्वेद एक समाज एक जनजातीय समाज था। ठीक, अब इसमें अब हम आगे लोग चलेंगे तो आपको अगर मैं पूछूं तो वर्ण व्यवस्था का मतलब कि किस वेद में उल्लेख होता है और किस मंडल में होता है, तो आपको ये आप लोग कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट आपको हो जाता है ऋग्वेद के अनुसार तीन वर्ण आपको मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, पुरोहित हो जाता जो पूजा पाठ करवाता था, राजा होता था और जन सामान्य थे। यहाँ पर चार वर्ण ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो आप हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। यहाँ पर तीन वर्ण की यही चर्चा मिलती है, पुरोहित, राजा और जन सामान्य। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो वर्ण शब्द है ये किसी जाति का बोधक नहीं था। क्या ये जो वर्ण है ये जाति सूचक नहीं था, ये क्या था, ये रंग का बोध करवाता था। क्या रंग का बोध करवाता था। ठीक है दोस्तों, और रंग में देखेंगे तो इन रंगों में जैसे दो देखेंगे, आर्य देखेंगे और गैर आर्य देखेंगे। इसमें श्याम और अयस की मतलब की चर्चा मिलती है। ठीक, श्याम और कृष्ण रंग की चर्चा मिलती है। जो श्याम हो जाते थे मतलब वो जैसे आर्य को चिन्हित कराते थे, और जो जैसे कृष्ण जो है जिनका मतलब थोड़ा सांवलापन आता था तो उनको ये लोग गैर आर्य कहते थे। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसका सूचक था, तो रंग का सूचक था। ठीक, किसका सूचक था, रंग का सूचक था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि जो सामाजिक भावना मतलब कि जो विकसित थी इन लोगों में, पुरोहित में, राजा में, समय मतलब कि बहुत बॉन्डिंग थी। ऐसा नहीं था कि मतलब कि इन लोगों आपस में कोई भेदभाव किया जाता था, लोग मिलजुल के रहते थे। और यहाँ पर देखेंगे जो ये वर्ण का निर्धारण होता था ये किसी वंशानुगत नहीं था, ये कर्म के आधार पर था। क्या वर्ण का जो ये लोग करते थे किस पर था, कर्म के आधार पर था। ठीक है, कर्म के आधार पर इसका विभाजन होता था। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं कि जिसका जो पुरोहित है तो उसका बेटा भी पुरोहित बनेगा। ठीक, तो इसमें आप जैसे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, विश्वामित्र कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र। ये जन्म से तो क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक, लेकिन कर्म से क्या बन गए, कर्म से पुरोहित बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका एक एग्जाम्पल ये आपको मिल जाता है। यानी कि इससे क्या हमको वो जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो वर्ण का जो विभाजन आपको मिलता है वो कर्म के आधार पर होता है। तो वर्ण शब्द सर्वप्रथम कब आया, तो ऋग्वेद के आपके 10वें मंडल में। ठीक, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा होती है। किसकी होती है, पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है। अगर आपसे पूछूं तो दो सूक्त और 10वें मंडल मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं उसको लिखवा दूंगा, दो सूक्तों की और चर्चा मिलती है तो उसको आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दो सूक्त और यहाँ पर मिलते हैं, वो कौन कौन से आपके हैं, तो आप लोग कमेंट में इसमें कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर इसका समाज हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल का, तो पितृ सत्तात्मक समाज था।
यानी पर देखा जाए यहाँ पर जो गांव का मुखिया होता था उसकी ज़्यादा चलती थी, उसका मतलब कि कोई विरोध भी नहीं करता था और उसके बातों से कोई विमुख भी नहीं होता था, जो कहता था उसको मानना ही पड़ता था। जैसे अभी आप गांव में देखिए जो पुराने लोग हैं तो एक इसे डिक्टेटरशिप मतलब कि ज़माने का प्रयास करते हैं, लड़का कह देंगे कि यहाँ जाना है तो यहीं जाना है, उसकी मजाल है कि वो दूसरी साइड चला जाए। तो इस टाइप का वहाँ समाज था। जो गांव घर का जो मुखिया होता था वो सबसे शक्तिशाली पावरफुल होता था, वो कह देता था कि हमको इधर जाना है तो इधर जाना है, इधर जाना है तो इधर जाना है, ठीक। और पितृ समाज होने के नाते ऐसा नहीं है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति खराब थी, यहाँ पर पुरुषों के समान ही महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को भी पूरा उतना हितकार था जितना पुरुष को था। तो ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर हो जाती है। ऋग वैदिक काल तक ही महिलाओं की स्थिति हम लोग देखेंगे अच्छी रहती है, उसके बाद यहाँ से उत्तर वैदिक काल में हम लोग जैसे जाएंगे तो वहाँ से महिलाओं की स्थिति गिरना प्रारंभ हो जाती है, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे वीर पुत्रों की कामना करते थे लोग, यानी कि लोग सोचते थे कि मतलब कि जो पुत्रों का ही जन्म हो और वीर पुत्रों का जन्म हो। तो इससे नहीं फर्क पड़ता है कि मतलब कि यहाँ पर जो पुत्रियों के जन्म को नकारा जाता था या उनको मतलब कि हतोत्साहित किया जाता था, तो उनको भी मतलब कि समान मतलब कि सम्मान दिया जाता था, ठीक। और महिलाओं की स्थिति में अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं को उपनयन व शिक्षा का अधिकार था। क्या था? महिलाओं को भी उपनयन व शिक्षा का अधिकार था, ठीक। उपनयन मतलब कि जैसे होता 500-600 में जब आदमी पहली बार मतलब उसको पढ़ाया जाता है या शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है, तो उस समय तो गुरुकुल ही चलते थे। तो वहाँ जब भेजा जाता है यानी कि गुरु के पास जब भेजा जाता था उसका उपनयन संस्कार किया जाता था और उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, ठीक है। इसमें अगर देखें तो 3-4 विदुषी आपको मिलेंगी जो मतलब कि वहाँ बहुत चर्चित रहती हैं। कौन कौन पूछ लेता, कभी कभी घोषा पूछ लेगा, अपाला पूछ लेगा, विश्वरा पूछ लेगा और लोपामुद्रा पूछ लेगा। ये महिलाएं हैं जिनको मतलब कि वहाँ के वेदों में चर्चा इनकी मिलती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लड़कियों का विवाह। तो लड़कियों का विवाह अगर देखेंगे तो वहाँ पर बाल विवाह वर्जित था, ठीक ना। बाल विवाह की मतलब यह विधवा बाल विवाह की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें इनका विवाह क्या होता था, 16 से 17 वर्ष में इनका विवाह किया जाता था, उसके पहले विवाह नहीं किया जाता था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें जैसे सभा व विदत में बैठने का अधिकार यहाँ महिलाओं को था। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे वहाँ पर उनका अधिकार इससे छीन लिया जाता है। और पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेने का अधिकार यहाँ पर महिलाओं को था, ठीक है दोस्तों। आइए अभी इसमें 1-2 पॉइंट और बच रहा है, इसको भी हम करवा देते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का पीरियड आप लोगों को याद होगा कहाँ से है, 1000 BC से 600 BC। इसको आप लोग थोड़ा टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। अगर ऋग वैदिक काल का अगर पूछ लिया जाए तो 1500 BC से 1000 BC, ठीक है। तो साहब किए थे आप बताइए, मतलब 10वें मंडल में एक तो आपको पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है, 2 सूक्त और कौन कौन से आपके हो जाते हैं। तो एक तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा नदी सूक्त मिल जाएगा और एक आपका क्या मिल जाएगा, विवाह सूक्त, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग उत्तर वैदिक काल को देख लेते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे जैसे वहाँ पर हम लोग देखे थे उसके राजनीतिक जीवन में तो जो कबीलाई संरचना था जिसको जन कहा जाता था, मतलब कि एक जन के रूप में ही रहते थे, तो उसमें देखेंगे कि मतलब कि जो कबीलाई संरचना था उसमें दरार उत्पन्न होने लगता है, विघटन उत्पन्न होने लगता है। तो और उसके हिसाब से लोग वंश के आधार पर अपने समाज की भावना को मजबूत करते हैं। और जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखें कि राजा का बेटा राजा बनेगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा, ऐसे सब हम लोग देखते अभी चलेंगे। और रक्त संबंध को विशेष महत्व दिया जाने लगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है उनके कबीलाई संरचना में विघटन पैदा होता है, वंश के आधार पर समाज की भावना मजबूत होती है और रक्त संबंध को विशेष महत्व यहाँ पर दिया जाने लगता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, रक्त संबंध की विशेष महत्व दिया जाता है और क्या हो जाता है यहाँ पर वंश पर आधारित समाज यहाँ पर बनने लगता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा हम लोग पॉइंट इसमें देखते हैं सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन किया गया। सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन मतलब क्या, समाज को कई वर्गों में अब यहाँ पर बांटा जाने लगा। अब तक हम लोग ऋग वैदिक में देख रहे थे समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन यहाँ पर देखें तो सामाजिक संरचना का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और चतुर्वर्ग व्यवस्था यहाँ पर अस्तित्व में आ जाती है।
तो वही चतुर्वर्ग व्यवस्था जो 10 ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है वर्ड शब्द का, यहाँ पर कर्म के आधार पर थी, लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हो जाती है, जन्म के आधार पर हो जाती है। ठीक है, चतुर्वर्ग व्यवस्था आपका कौन सा हो जाता है, 10वां मंडल, 10वां मंडल। ठीक, 10वां मंडल में कौन सा है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे चतुर्वर्ग व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि एकराट यानी कि ब्रह्मा के इसका विभाजन इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो चतुर्वर्ग व्यवस्था है इसका विभाजन मतलब क्या है कि दैवी शक्ति से लोग लगाते हैं, मतलब कि हम लोग आपस में विभाजन नहीं कर रहे हैं, ये मतलब कि देवताओं का मतलब कि मानना है कि ऐसा विभाजन समाज में होना चाहिए। तो लोग तर्क क्या देखते हैं कि जो एकराट थे या मतलब कि सीधा सीधा ब्रह्मा को कहा जाता है। आप देखेंगे अब कक्षा 8 तक की किताबें जब आप लोग प्राइमरी की पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की, उसमें लिखा रहता है मतलब कि जो चतुर्वर्ग व्यवस्था का जो मतलब कि इसको विभाजन किया गया, तो ब्रह्मा के मुख से जो निकला तो उसको तो ब्राह्मण कह दिया गया, और ये जो ब्राह्मण थे अपने जो मंत्रों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से अपने आपको सामाजिक में सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊपर रखा। किसके माध्यम से, यज्ञों व मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से अपने आप को समाज के सबसे उच्च पायदान पर रखें। ठीक ना, तो यहाँ पर मतलब कि ब्रह्मा के मुख से निकले, अपने आप को ये लोग स्थापित किए यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से अपने आप को इसको स्थापित किया गया। दूसरा क्या कहा गया, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के बाजुओं से निकले, यानी कि क्या हुआ है, ब्रह्मा के बाजुओं से निकले। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा जाता है, ये जो इस समय मतलब कि लोहे के उपकरणों का जो खोज हो जाता है, यानी कि युद्धों में हथियारों के माध्यम से युद्ध लड़कर अपने आप को इस समाज के दूसरे पायदान पर स्थापित करते हैं। ठीक, किसके, युद्धों के माध्यम से। ठीक, युद्धों के माध्यम से। और वैश्य जो होते हैं इनको कहा गया, वैश्य जो हैं इस समाज में मतलब कि यानी कि राज्य में मतलब कि उत्पादक और करदाता के रूप में जाने गए। क्या, उत्पादक और करदाता के रूप में इनको जाना गया, यानी कि ये लोग उत्पादन करेंगे और राज्य को कर देंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में हम देखेंगे, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, तो इन वैश्य को क्या कहा गया, अनस्य बलिकृता। ठीक, अनस्य बलिकृता कहा गया है, यानी कि अनाजों में बलि देने वाला। ठीक, क्या, अनाजों में बलि देने वाला। ठीक, और जो यहाँ पर क्षुद्र हो जाते हैं सबसे निचले पायदान पे, यानी कि ब्रह्मा के चरणों से इनका जन्म होता है, इनका उद्भव होता है। और ये मतलब कि इन तीनों का मतलब कि सेवा भाव करेंगे, इनका सेवा करेंगे, ऐसा इसमें बताया जाता है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं द्विज, द्विज किसको कहा गया, तो यहीं पर आप लोग लिख लीजिए द्विज। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। तो द्विज अगर हम आपसे पूछ लें द्विज कौन थे, तो द्विज यही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन्हीं को द्विज कहा गया। द्विज किसको कहा गया, अगर पूछ ले प्रश्न द्विज किसको कहा गया, तो ब्राह्मण को कहा गया, क्षत्रिय को कहा गया और वैश्य को। ठीक, और इसका द्विज का अर्थ देखा जाए अगर, यानी कि दोबारा जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक, तो द्विज का अगर अर्थ देखा जाए, पूछ लिया जाए द्विज का दोबारा जन्म लेने वाला, द्विज में मतलब कौन कौन से वर्ड शामिल थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। ठीक, और इनको ही मतलब कि उपनयन संस्कार इन्हीं को दिया जाता था। क्या, उपनयन संस्कार व शिक्षा का अधिकार,
अधिकार इन्हीं को था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि आपका हो गया। इसमें हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर देखें यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज, यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज जैसे वहाँ था, यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज और मजबूत हो जाता है। यानी कि जो मुखिया की जो शक्ति थी, पावर थी जिसको कहा जाए, और मतलब कि बढ़ जाता है। यहाँ पर तो थोड़ा मतलब कम था, आदेश देता था, वैसा कुछ नहीं कि उसको मारना पीटना या अपनी संपत्ति से बेदखल कर देना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसमें और बढ़ जाता है, मतलब कि और जैसे तानाशाह, मतलब मुखिया जो हो गया एक तरह से तानाशाह हो जाता था। अगर कोई गलती करता था तो उसको घरों से बाहर कर दिया जाता था, यानी कि संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिलेगा, जो विश्वामित्र हैं अपने 50 पुत्रों को मतलब कि घर से अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। कौन? विश्वामित्र। क्वेश्चन बन जाता है इस पर, विश्वामित्र ठीक कितने अपने 50 पुत्रों को संपत्ति से बेदखल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर महिलाओं की स्थिति यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर अब उत्तर वैदिक काल ऐसा ही युग है जहाँ से अब आप निरंतर देखेंगे आधुनिक समय तक महिलाओं की स्थिति गिरती हुई दिखाई देगी। ठीक, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो गया। यहाँ से इनके यज्ञों में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया, इनको शिक्षा से वर्जित कर दिया गया। जो ऋग्वैदिक काल में देखेंगे सभा और विदथ में स्त्रियों का मतलब कि प्रवेश था, यहाँ पर वर्जित कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। ठीक, और महिलाओं की स्थिति का गिरावट यहीं से आपका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। जो पूरा एनिसेंट काल में देखेंगे, फिर मिडवल काल में देखेंगे, फिर आधुनिक काल में देखेंगे, जब तक 1927-28 मतलब कि देखा जाए वहाँ तक तो उतना स्थिति नहीं। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में जब जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा स्थिति आपको मजबूत दिखाई देने लगती है, और बाद में महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाने लगता, मतलब कि एक समाज के रूप में उनको भी, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, इन समूह को मुक्ति के द्वारा यहाँ पर इनको दूर किया जाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग जो भी है लिख लीजिएगा। अगर विवाह के रूप में अगर यहाँ देखा जाए तो सामाजिक जीवन में वैवाहिक संबंध कैसा था, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ऋग्वेद में देखेंगे तो बहुविवाह और रक्त विवाह का यहाँ पर आपको चर्चा मिलती है। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो वैवाहिक संबंध अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में बहुपतित्व व रक्त संबंध विवाह की चर्चा मिलती है। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर महिलाओं को एक से अधिक विवाह करने की छूट थी, और पुरुष भी एक से अधिक विवाह कर सकते थे। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य की जो बहन थी सूर्या, ठीक, कौन? सूर्य की जो बहन थी, कौन थी? बहन थी, क्या थी? सूर्या, उनका नाम सूर्या था। इनका विवाह जो होता है दो अश्विन के दो भाइयों के साथ इनका विवाह होता है। ठीक, अश्विन के दो भाइयों के साथ विवाह इनका होता है। तो एक तो आपका ऐसे मतलब कि ये होगा कि यहाँ बहुपतित्व का मतलब कि यहाँ पर विवाह होता था, यानी कि महिला जो है एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती थी। दूसरा अगर रक्त संबंध में हम लोग देखा जाए तो यम की बहन थी, कौन? यम की बहन कौन थी? यामी। ठीक, इन्होंने क्या प्रपोजल, यम से विवाह करने की आप एक प्रपोजल रखती हैं, मतलब कहती है कि हम यम से विवाह करेंगे, लेकिन यम के द्वारा इसको ठुकरा दिया जाता है, विवाह नहीं किया जाता है। यानी कि भी चर्चा मिलती है, मतलब कि आपस में रक्त संबंध जहाँ पर था वहाँ पर भी विवाह यहाँ पर हो जाता था। ठीक, अगर यहाँ पर देखेंगे दासों की स्थिति मतलब कि काफ़ी अच्छी थी,
बहुत ज़्यादा थी। दास मतलब उन्हीं को बनाया जाता था, सभी लोगों को दास यहाँ पर नहीं बनाया जाता था। युद्ध में बंदी बनाए हुए लोगों को यहाँ पर दास बनाया जाता था, वो चाहे गैर होते थे, यानी कि दासों के रूप में यहाँ पर दोनों लोगों को लिया जाता था। क्या दासों के रूप में कौन कौन थे? आर्य भी होते थे और गैर आर्य भी होते थे। यानी कि जो दास होते हैं युद्ध में बंदी बनाए हुए लोग होते थे। कौन थे? युद्ध में बंदी बनाए हुए लोग होते थे। ठीक, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। तो इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग 1-2 पॉइंट है आपका उत्तर वैदिक काल में, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा 2 टॉपिक और इसमें बच जाता है। एक तो हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था देखेंगे, एक हम लोग देखें धार्मिक जीवन इन लोगों का देख के इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। और हम इसका पीपीटी फॉर्म बना रहे हैं और इसको क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से इस पर करवाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगर उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर हो जाती है। क्या? उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ पर गोत्र का विकास होता है। ठीक, तो गोत्र मतलब गोत्र का अगर हम लोग अर्थ देखते हैं तो इसको तबेला कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर गायों का अगर इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं, इसका गोत्र का अर्थ अगर देख लिया जाए तो इसको क्या कहते थे? तबेला। यानी कि जहाँ पर सभी गायों को जहाँ पर एक साथ बांधा जाता था, सभी गायों को बांधने का स्थान। ठीक, तो यहाँ पर गोत्र का यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गोत्र शब्द का विकास होता है। यानी कि ये गोत्र मतलब कि जो 7 ऋषि हम लोग नहीं देखे थे, जैसे दूसरे मंडल से लेके हम लोग 8-7वें मंडल तक देखते हैं, तो वहाँ पर जो ऋषियों मूल्य थे उन्हीं के नाम पर गोत्र का जन्म हो जाता है। तो अगर इसमें हम लोग देख लेते हैं गोत्र जो थे, जो 7 गोत्र थे उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन हो जाएगा? विश्वामित्र, हम लोग क्या देखेंगे? भृगु देखेंगे, और क्या देखेंगे? भारद्वाज देखेंगे, और विश्वामित्र वशिष्ठ देखेंगे, अत्रि हम लोग देख लेंगे। कौन कौन होंगे? विश्वामित्र, भृगु, भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, और इसमें कौन आ जाएंगे? 1 मिनट, गौतम आ जाएंगे और कश्यप आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? गौतम और कश्यप आ जाएंगे। और ये जो गोत्र कई लोगों का होता है, इनके बाहर विवाह, मतलब कि ये जो गोत्र हैं इनसे ये लोग आपस में शादी विवाह कार्य करते थे, इनके बाहर विवाह वर्जित था। यानी कि गोत्र से बाहर विवाह वर्जित था। ठीक, और अगर हम आपसे यहाँ देखा जाए तो गोत्र से बाहर विवाह वर्जित था। और इसमें जो गोत्र में देखेंगे एक और 8वां गोत्र इसमें शामिल हो जाता है, ऋषि अगस्त। अगस्त मतलब कि गोत्र इसमें 8वां गोत्र इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आर्यों के लिए मतलब कि कुछ मतलब कि नियम बनाए गए थे जो आर्यों को उसका पालन करना महत्वपूर्ण था। अब जैसे देखेंगे ब्रह्मचर्य का नियम इन लोगों के लिए था, गृहस्थ का था, और वानप्रस्थ का था, संन्यास का था। ठीक, तो इसी तरह मतलब कि जो नियम थे ये लोग आर्यों के लिए बनाया गया था। और जैसे कर्म में हो गया, जैसे हो गया कि ऋण 4 ऋणों की बात की गई है,
ऋषि ऋण हो गया, आपका गुरु ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, जनमानस का ऋण हो गया। ये सब विशेषताएं थी, वो पूछता उछता नहीं है एग्जाम में। और एक चीज़ यहाँ पर लो आप नोट कर लीजिए, इसमें हम लोग देखेंगे शतपथ ब्राह्मण, इसमें देखेंगे नहीं, शतपथ ब्राह्मण नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में पूछ लेता है बार बार। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुत्र होते थे वो परिवार के रक्षक होते थे। ठीक, क्या होते थे? पुत्र परिवार के रक्षक व पुत्री परिवार के विनाश का कारण, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हो गया। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब कि अब इसकी अर्थव्यवस्था देख लेंगे, उसके बाद इसका धार्मिक करके इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके हम लोग इसका क्वेश्चन बनाए तो उसको हम पीपीटी फॉर्म में पढ़ाएंगे, आप लोगों को वो सब क्वेश्चन करवा देंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर एकदम नहीं जाएगा। ठीक, तो और आप लोग इसको यहाँ तक आप लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।